सभी नाजरीन को सलाम पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था गियासुद्दीन एमएलए साहब का इंटरव्यू। उस पर काफ़ी अच्छी आराई और काफ़ी व्यूज़ भी आए उसके ऊपर और काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आए। इसी के ज़मन में अहमदाबाद शहर के वटवा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब नासिर शेख साहब ने जब ये वीडियो देखा तो ये साहब भी 2014 की साल से मुसस्वा कब्रिस्तान की ज़मीन जो उमंग ठक्कर और धर्मदेव बिल्डर्स ने जो हथिया ली है उसको वापस हासिल करने में इन्होंने मुहिम चला रखी थी। तो वो भी अपना बयान दर्ज कराने स्टूडियो पर आए और उनसे मैंने चंद बातें करी कि उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस पार्किंग के मुद्दे के ऊपर वो उनका क्या रद्द अमल है। साथ साथ मैं आपको ये भी वजाहत करना चाहता हूँ कि हाथ लगे आज मौलाना रूम की एक और बात याद आ गई तो वो भी अर्ज़ कर दूँ कि मौलाना फरमाते हैं कि किसी भी चीज़ को पहली नज़र से जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि खारा पानी और मीठा पानी देखने में एक नज़र आता है लेकिन वो एक नहीं होते। और आगे जाके फरमाते हैं कि दो हिरन हैं और वो हिरन दोनों एक ही खाना खाते हैं लेकिन एक से गोबर बनता है और दूसरे से मुश्क का नाफे बनता है जो लाखों रुपए की कीमत में फ़रोख्त होता है। और इसकी मिसाल आगे ले जाकर मौलाना फरमाते हैं कि जैसे कि रसूल अकरम को दो लोगों ने देखा लेकिन सबकी देखने की नज़र अलग होती है। जैसे कि अबू जहल ने देखा तो उन्हें रसूल अकरम को तस्लीम नहीं किया और वही शख्सियत को जब अबू बकर सिद्दीक देखते हैं तो उनके हक में जो सबसे बेहतरीन उनके अमाल होते हैं, उम्मत के अमाल में सबसे बेहतरीन अमाल उनके हक में लिखे जाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के। कहने का मकसद है कि पार्किंग का मसला भी कुछ इस तरह का है कि पहली नज़र में उसके अंदर कुछ जो बुराई का अंसर नज़र आता है, बाकी तह के अंदर जब पहुंच जाए तो ऐसा कोई मकसद नहीं है और ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि जिसके ऊपर ये मुखालिफ गिरोह जिस तरह से इल्ज़ाम लगाता है। उसी के ज़मन में हमने आज इनसे चंद सवालात करके इनसे हालात जानने की कोशिश की और उमंग ठक्कर और देवधर बिल्डर्स वाले मामला है उसकी आज स्टेटस क्या है उसको भी समझने की कोशिश की। तो आइए सुनते हैं जनाब नासिर साहब, आप 2014 से मुसस्वा कब्रिस्तान की मुहिम से जुड़े हुए हैं और इस पे आपने काफ़ी कुछ मेहनत भी की है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वो मामला क्या था, ज़रा कुछ तफसील से समझाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मुसस्वा कब्रिस्तान जो अहमदाबाद में आया हुआ है जी, ये जो कब्रिस्तान है ये कब्रिस्तान की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मुहिम जो थी वो मेरे साथ साथ काफ़ी सारे अहमदाबाद के बड़े दिग्गज लीडरों ने मेरे साथ मिलकर इस मुहिम को छेड़ा था, जिसके अंदर मुख्तार भाई शेख, दानिश भाई कुरैशी, कयूम खान पठान, जानज़ब खान पठान, असद शेख और उसके अलावा भी काफ़ी सारे दिग्गज लीडर जो इस मुहिम में मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस जो मुसस्वा कब्रिस्तान की जो रियलिटी है वो रियलिटी हकीकत में कुछ और है और हमारी मुसलमानों को इसकी रियलिटी कुछ और बताई जा रही है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि तकरीबन एक हफ्ते से कि आरोप पर प्रत्यारोप लगते जा रहे थे और मतलब कि कौम को गुमराह करने का एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा कि देखते जा आगे क्या क्या होता है, कौन क्या क्या अपने तरफ से सफाई पेश करता है। बाद में आखिर में इसके ऊपर हम लोग एक मतलब जो रियलिटी है मैं पब्लिक के सामने, मैं कौम के सामने में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि आप 2014 के अंदर, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2014 के अंदर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के 100 साल पूरे जो हुए थे, तब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने अहमदाबाद टागोर हॉल पार्ली के अंदर एक 100 साल पूरे होने का एक प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे हमारे देश के बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर भी आए थे और काफ़ी बड़े लीडर्स और मुस्लिम एडवोकेट भी इसमें प्रोग्राम में आए थे। और ये प्रोग्राम को मतलब तकरीबन सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का प्रोग्राम रखा गया था। मुझे पता चला किसी के जरिए कि ये प्रोग्राम जो रखा गया है ये प्रोग्राम अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की तरफ से रखा गया है और उस वक्त के अंदर मुसस्वा कब्रिस्तान का जो मामला था वो काफ़ी गर्म और काफ़ी चर्चा में मामला था। तो उस दौरान मैंने जो टागोर हॉल के अंदर मैंने और मेरे साथियों के साथ मिलकर मैंने इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी टागोर हॉल के अंदर, जिसके काफ़ी सारे लोग इसमें गवाह भी है। और मैंने उस टाइम पर मैंने बताया था कि ये जो कब्रिस्तान की जो जगह है, जो ज़मीन है,
हालांकि ये कब्रिस्तान की इसमें कितना बड़ा कौभांड, कितना बड़ा मतलब इसके अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये मैं आपको 2014 की बात बता रहा हूँ। मैं आपको तो रोकना चाहूंगा कि आपने एक मुजाहिरा भी किया था पुलिस परमिशन लेकर वक्फ कमेटी के ऑफिस के सामने, तो उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। हाँ जी, देखिए उस वक्त ऐसा हुआ था कि 2014 के अंदर जब ये वक्फ की जो मुसेसवा कब्रिस्तान जो है, मुसेसवा कब्रिस्तान जब अहमदाबाद के अंदर जब इंडियन रेलवे जब आई थी, तब मुसेसवा कब्रिस्तान के 2 हिस्से में से, मतलब कब्रिस्तान के बीच में से वो रेलवे को निकाला गया था, रेलवे ट्रैक को निकाला गया था। तो कब्रिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में बट गया था। इसमें से एक हिस्सा जो है जहां पर हजरत मुसेसवा रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ है, जहां पर लोगों को उस वक्त लोगों को जो भी मतलब दुनिया से पर्दा होता है तो लोगों को वहां पर दफनाया जाता था, ठीक है। तो आज भी वहीं पर लोगों को दफनाया जाता है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि वो जो कब्रिस्तान का जो पटरी के उस साइड का जो हिस्सा था वो हिस्सा बंजर था उस वक्त के अंदर। तो उस हिस्से को मतलब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने क्या किया था, उसको लीज पर दे दिया गया था। जब उसको लीज पर दिया गया था तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग से एक षड्यंत्र रचा गया और उस जमीन को, उस जगह को खाने की कोशिश की गई, जिसके अंदर हमारे ही वक्फ के अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ही कुछ मेंबर और उसी के साथ साथ कुछ दिग्गज लीडर, उन लोगों ने उन बिल्डरों का साथ दिया था इस कब्रिस्तान की जमीन को लेकर। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने मुसेसवा कब्रिस्तान की मैटर को लेकर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को, उसके खिलाफ हमने अहमदाबाद जो क्राइम जो लाइक आप जानते होंगे कि जो सलापस रोड पर जो ऑफिस मेन ऑफिस है, वहां पर हमने एक छोटी सी रैली का प्रोग्राम भी किया था और उसके ऑपोजिशन के अंदर हमने एक धरने का भी प्रोग्राम किया था, जो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था। हमारी लाइव डिबेट भी हुई थी। आप बहुत हद तक उसमें कामयाब रहे थे और कोई धर्मदेव बिल्डर्स नाम की पार्टी है, उसके खिलाफ आप कुछ स्टे भी लाए थे। तो मैं समझना चाहूंगा कि उस टाइम पर आपके साथी कौन लोग थे वो भी? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मदेव बिल्डर जो है उसका जो मेन जो ऑनर है वो उमंग ठक्कर है। उमंग ठक्कर जो उस वक्त मौजूदा वक्त के अंदर वो गुजरात बिल्डर एसोसिएशन का चेयरमैन रहा था। अभी फिलहाल वो है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो उमंग ठक्कर है, उमंग ठक्कर ने ही क्या किया था कि कुछ कब्रिस्तान मतलब उसी के अंदर उमंग ठक्कर ने ये किया था कि जो वक्फ कमेटी के कुछ मेंबर है उन मेंबरों को पैसों की लालच दी थी। इसके अंदर पैसों का बहुत बड़ा एक मतलब जोल जाल किया गया था। तकरीबन मेरे पास रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ से आसपास, 30 करोड़ के आसपास पैसे खाए गए थे। और सवाल था कि कौन लोग उस मुहिम में शामिल, जो बहुत बड़ा काम होता है ये, इस तरह से मुख्तसर में बताइए। अच्छा, वो उस वक्त में जो हमारी मुहिम के अंदर अगर आप बताया जाए तो ये जो मुहिम के अंदर बदरुद्दीन शेख, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बदरुद्दीन शेख है, ग्यासुद्दीन शेख जो मौजूदा दरियापुर शाहपुर के जो एमएलए है, इन दोनों का हमको पूरा सपोर्ट मिला था। और जो रजा चिट्ठी जो बोलते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी बिल्डर अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसको कॉर्पोरेशन से इजाजत लेकर वहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू हुआ था तो उस वक्त के अंदर जो कॉर्पोरेशन के जो मौजूदा अधिकारी जो थे, उस अधिकारी ने उसको परमिशन इजाजत दी थी। तो यही जो बदरुद्दीन शेख, ग्यासुद्दीन शेख साहब है, इन लोगों ने ही हमारा सपोर्ट किया था और इस रजा चिट्ठी को कैंसिल कराने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से कॉर्पोरेशन में बहुत अच्छी तरह से उठाया था। तो जो सारा जो लीगल खर्च था वो भी ये लोगों ने बेयर किया था। देखिए लीगल खर्च का इसके अंदर कैसा होता है कि जो मतलब लाइक हमारे साथ जो आवाम जुड़ी हुई थी, जो दिग्गज लीडर जो जुड़े हुए थे, वो लोग इसके अंदर पूरी तरह से हमको सपोर्ट भी करते गए और अपने अपने तरीके से जिनसे जो बन सका उन लोगों ने इसके अंदर मदद की। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो ग्यासुद्दीन शेख साहब जो है और बदरुद्दीन शेख साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इन दोनों का इसके अंदर बहुत ही अहम रोल था उस वक्त के अंदर। मैं ये समझना चाहूंगा कि उमंग ठक्कर की जो केस है उसमें आज क्या स्टेटस है, ये जरा उस पर वजाहत करेंगे? देखिए उमंग ठक्कर का जो ये पर्टिकुलर मुसेसवा कब्रिस्तान का जो फिलहाल मौजूदा जो स्टेटस है, इसके ऊपर अभी स्टे आया हुआ है, ठीक है। और वो स्टे जो है अभी हाईकोर्ट के अंदर ये पिटीशन अभी चल रही है। अच्छा, जो धर्म डेवलप बिल्डर्स वाली जो मिलकत है वो अभी उस पर कुछ कोई एक्टिविटी नहीं, ये कहना चाहते हैं? देखिए फिलहाल अभी तो वहां पर स्टे है, कभी कोई एक्टिविटीज नहीं है वहां पर। अच्छा, हालिया तौर पे आपने शायद सोशल मीडिया की जानिब से सुना होगा कि वहां पे कुछ पार्किंग बनाने की मुहिम शुरू हुई थी और उसको लेकर काफी तनाजा खड़ा हुआ, मतलब बहरान सा खड़ा हो गया था और उसको लेकर काफी पार्टियां इसमें शामिल हुई थी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मेरी राय तो इसमें मैं फिलहाल मैं बहुत ही एकदम क्लियर आपको बताना चाहूंगा कि ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा स्टंट है।
यहाँ पर क्या है कि देखिए हमारे यहाँ के कुछ अहमदाबाद के, मैं खास करके बोलना चाहूँगा अहमदाबाद के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा लेकिन बताना जरूर चाहूँगा अहमदाबाद के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग अपनी राजनीतिक तारे सितारे चमकाने के लिए ये कौम को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि मैं एक बात बताना चाहूँगा, कब्रिस्तान इतना बड़ा, हिंदुस्तान के अंदर काफी बड़े कब्रिस्तानों के अंदर मुसलसला कब्रिस्तान का नाम आता है, ठीक है। अब ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है और कब्रिस्तान के एग्जैक्ट बाजू में एक ब्रिज बनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो ब्रिज बना, जो कब्रिस्तान वो अड़के ही ब्रिज है। आज वहां पर ऐसे मौजूदा हालात है कि अहमदाबाद के अंदर काफी सारे मतलब लोगों की मतलब जो डेड बॉडी जो आती है सब वहीं नहीं आती है, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी है, क्या रोड के ऊपर हम लोग सब वाहिनी को पार करेंगे? क्या वो इतने सारी तादाद के अंदर काफी सारे लीडर्स, काफी सारे स्कॉलर्स भी अगर दुनिया से जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है 100-200 लोग भी होते हैं, हजारों की तादाद में भी होता है। तो क्या हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के बीच में, रोड के बीच में हम लोग पार्किंग करेंगे क्या? बात इसमें ये आती है। तो ये जो पार्किंग की मुहिम को अटकाई गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं आपको एकदम क्लियर बताना चाहूंगा कि ये मुहिम को एक नाजायज तौर पर इसको मतलब अटकाया गया है। हालांकि मुसलसला कब्रिस्तान के अंदर अगर कब्रिस्तान इतना बड़ा है और वहां पर जगह की अगर मैटर आती है तो वहां पर मेरे हिसाब से तो पार्किंग बनना चाहिए। ये इसलिए बनना चाहिए पार्किंग क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि हम एक ईमान वाले एक मुसलमान है, मुसलमान हमेशा किसी को तकलीफ नहीं देते, अल्लाह के रसूल का कॉल है ये, ठीक है। अगर हमारे पास जगह है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर इस मूवमेंट को छेड़ा जाए और इससे आगे बढ़ाया जाए और वहां पर एक पार्किंग बननी चाहिए। ये मेरा तो ये तो कोई आप यूं कह गयासुद्दीन शेख साहब की खुली हिमायत में आ गए हैं, इस तरह से कहा जाए, ऐसा इल्जाम लगेगा? देखिए अगर हिमायत की बात करते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं किसी पॉलिटिकली पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन जहां पर कौम की बात आएगी, जहां पर मुसलमानों की बात आएगी तो नासिर शेख को आप सबसे आगे देखोगे, ठीक है। तो जहां पर बात आती है अगर कोई सही है तो उसको सही कहने में नासिर से कभी किसी से नहीं घबराता, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर देखिए मुसलसला कब्रिस्तान के अंदर जब वो जो हिस्सा जो रेलवे के उस तरह का हिस्सा था, उस हिस्से के अंदर तकरीबन अभी उसकी वैल्यू 200 करोड़ के आसपास की वैल्यू, जब गयासुद्दीन शेख ने उसके अंदर 200 करोड़ के आसपास की वैल्यू के अंदर जब इस मैटर के अंदर पूरी तरह से खुलेआम हमें सपोर्ट किया था, ठीक है, और आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक उनको बदनाम करने के राजनीतिक स्टंट किया जा रहा है, मुसलमानों को एक बदनाम, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सामने वाला गिरोह भी तो कहता है कि वो भी हक व जानिब है। देखिए मैं बताना चाहूंगा अगर कोई बोल रहा है कि ये हक पर है और ये नाहक पर है, ये नाहक पर है, ये हक पर है, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एविडेंस है, मेरे पास यहाँ पर एविडेंस 500 साल के आसपास का तकरीबन एविडेंस पड़ा हुआ है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो ये फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ मुसलसला कब्रिस्तान जो कब्रिस्तान के पीछे का जो हिस्सा है वो मिल का हिस्सा जो है, ठीक है, जो एग्जैक्टली कब्रिस्तान के पीछे का जो मिल का हिस्सा है, उस मिल के हिस्से को मैंने ये फोटोग्राफी जो की थी, ये फोटोग्राफी 2014 में मैंने की थी, ठीक है। तो वहां पर मैंने ऐसा देखा था कि कब्रिस्तान के उस साइड के अंदर मिल के हिस्से में भी आज भी कुछ कब्रें मौजूद है। अगर किसी को डाउट हो, किसी को शक हो तो वहां पर वो जाके देख सकते हैं। और वो कब्रों के मैंने फोटो खींचे हुए थे और उस वक्त में क्या था कि जो लोग चरस का धंधा करते, दारू का ये सब जो करने वाले लोग, गलत कारोबार जो लोग करते, हाँ, तो वहां पर क्या करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम पर ये कोट टूटा हुआ था, उस टाइम से टूटा हुआ है, ये कोट अभी से टूटा हुआ नहीं है। तो ये कोट का कहना चाहते जो कोट टूटा हुआ एक फरार होने का रास्ता था जराई पेशा लोगों का, राइट सर, बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा। तो ये जो कोट टूटा हुआ था और इस तरीके से मतलब इसके अंदर 10 लाख का बात आ रही है, कभी कभार गेट की बात आ रही है, कभी कभार पार्किंग की बात आ रही है, तो ये कौम को गुमराह करने का पूरा एक षड्यंत्र है, ये ऐसी कोई बात नहीं। आपने कोई आरटीआई भी की थी, जैसे कल वक्त बता रहे थे आपके, हाँ, कि ये मिल जो है शंकर सिंह को बिलोंग नहीं करती और 9 लोग इसमें हिस्सेदारी रखते हैं, तो उस पर जरा कुछ कहिएगा। देखिए मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसके रिलेटेड भी मैंने एक आरटीआई की थी कि ये जो मिल है ये शंकर सिंह वाघेला की मिल नहीं है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पूरा डॉक्यूमेंट है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के पास अहमदाबाद के अंदर टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज के भी मेरे पास रिकॉर्ड है। 500 साल के आसपास के पूरे रिकॉर्ड में लेके बैठा हुआ हूं। और वो जो मिल है, वो मिल किसकी है उसके भी रिकॉर्ड मेरे पास है, ठीक है। और जो मुहिम जो छेड़ी गई थी हमने 2014 से लेके अब तक की, उसके भी पूरे रिकॉर्ड मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। यानी कि मैं आपको बस छोटी बात बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टंट है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो गोया आपने बताया कि इसमें गयासुद्दीन साहब भी भागीदार होंगे, नहीं हिस्सेदार होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कौन सी बात के अंदर बताना चाहोगे? ये जो मिल के अंदर की जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें हिस्सेदार है उसमें, देखिए गयासुद्दीन शेख साहब अगर इस मिल की भागीदारी के अंदर इसके अंदर हिस्सेदार होते तो आरटीआई के अंदर आपका नाम होता,
तो इनका इस किसी जगह पे नाम नहीं है। अगर गयासुद्दीन शेख साहब ने अगर कुछ ऐसा गलत किया है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि उनका भी ऑन रिकॉर्ड लाया जाए, ठीक है। और पहले शख्स आप भी होंगे जो उनके मुखालिफ में खड़े होंगे। हाँ, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि लोग मुझे कौम के लिए मुझे पहचानते हैं, और अगर किसी कोई जो हक परस्त बंदा होगा उसके लिए आवाज उठाना, उसके लिए खड़ा रहना, मैं डंके की टोच पर मैं खड़ा रहूंगा। यानी ये एक डंके की टोच पर मैं जनाब बताना चाहूंगा कि एक राजनीतिक स्टंट आज भी बोल रहा हूं, और ये कौम को, ये उम्मत को बदनाम और गुमराह करने का एक स्टंट रचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।